हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ मल्टीपल चार्जेस होंगे। मल्टीपल चार्जेस का मतलब एक से ज़्यादा चार्ज, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो मल्टीपल चार्जेस हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स लग रहा होगा उस टोटल फोर्स को या नेट फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मीजर किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो टॉपिक है आपका फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, यहां पे मल्टीपल चार्जेस है ना, तो किसी भी नंबर ऑफ अदर चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज एट रेस्ट, जो कि वो जितने भी मल्टीपल चार्ज हैं वो रेस्ट पे है, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। वो ये कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स लग रही होगी, अगर उस टोटल फोर्स को आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज। तो वो अदर चार्जेस जो भी फोर्सेस लगा रहे होंगे उस पर्टिकुलर चार्ज पे, बस उन फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। इस तरीके से आपको ये टोटल फोर्स का पता चल जाता है। देखो जैसे हम मल्टीपल चार्जेस की बात कर रहे थे, तो मल्टीपल चार्जेस मतलब जैसे यहाँ पे कुछ ये नंबर ऑफ चार्जेस मैंने यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे टोटल फोर्स पता करनी है कि कितनी टोटल फोर्स होगी। तो जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर चार्ज हमने ले लिया, ये वाला, तो इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। तो हमें वो टोटल फोर्स का पता करना है, हमें उसका टोटल फोर्स का पता लगाना है। तो जो भी इसने इस पे फोर्स लगाई होगी, जो भी इसने इस पे फोर्स लगाई, बस उसका वेक्टर सम कर देना है। उसका क्या कर देना है, हमें वेक्टर सम कर देना है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों ऐसे करते हैं, ये जो दो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने यहाँ पे जो है इन दोनों को किसी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसे भी ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हमने बोल दिया R12, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैंने बोल दिया R13, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमें क्या करना है, ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेक्टर सम भी करना पड़ेगा। अब देखो कैसे किया जाता है वेक्टर सम। तो यहां पे ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर रहा होगा, इधर रेपल कर रहा होगा, मतलब इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरफ क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये से रेपल करेगा इस तरफ। और इसी ये जो लाइन जो ज्वाइन हो रही है ना दोनों चार्ज के बीच में, इसी की सीधाई में वो फोर्स लगेगा इस तरफ। उसी तरीके से ये वाला चार्ज भी क्या कर रहा होगा, इस वाले फोर्स को रेपल कर रहा होगा इस तरफ रेपल कर रहा होगा। समझ में आ रहा है। तो चलो ये वाला जो फोर्स है, इस वाले फोर्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 है, ठीक है। और ये हमारा जो फोर्स है वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। मतलब हमने इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे वेक्टर सम लिखा हुआ है ना, तो हमें यहाँ पे जितनी भी फोर्सेज है उनका वेक्टर सम करना है। तो अगर हमें उसका वेक्टर सम करना है तो फोर्स हमें वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस फोर्स के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन बना रखा है, ओके। अब उसी तरीके से बच्चों ये वाला Q3 चार्ज भी इस Q1 चार्ज पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ऐसे वेक्टर का साइन आएगा, ओके। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, लेकिन हमें टोटल फोर्स बतानी है, मतलब नेट फोर्स बतानी है कि इस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो नेट फोर्स कैसे, देखो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। हमें ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है जो कि वेक्टर फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाला भी जो फोर्स है जो कि वेक्टर की फॉर्म में है, हमें इन दोनों का वेक्टर सम कर देना है। इस तरीके से इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा उसका हमें पता चल जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, जैसे मुझे अगर एफ नेट निकालना है, एफ नेट अगर मुझे निकालना है बच्चों, यहां पे वेक्टर का साइन जरूर आएगा, ठीक है, तभी वेक्टर सम अप्लीकेबल होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा सब कुछ। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो वेक्टर फोर्स वेक्टर है, ये वाला जो फोर्स वेक्टर, इनका वेक्टर सम करना है बस, ठीक है। ये और ये इस तरीके से इनका वेक्टर सम कर देना है। और अगर यहां पे बच्चों, जैसे यहां पे ये और ये चार्ज था ना, अगर इससे ज्यादा चार्ज भी है ना, तो इसी तरीके से हम इन्हें ऐड करते चले जाएंगे, इसी तरीके से इन्हें ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है।
लेकिन बच्चों यहां पे ये जो एफ नेट है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्या हम पता कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन? देखो ये जो फोर्स वेक्टर है इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है। हमें ये बताना है कि इस पे टोटल फोर्स जो लगी, जो नेट फोर्स लगी, इसे जो नेट फोर्स हम बोल रहे हैं टोटल फोर्स, मतलब उसकी डायरेक्शन किधर होगी। भाई अगर जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये किधर मूव करेगा? किधर मूव करेगा? क्या ये इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा? ना ये इधर मूव करेगा ना ये इधर मूव करेगा, किसी दूसरी डायरेक्शन मूव करेगा, इसी के अंदर यहां मूव करेगा। तो वही डायरेक्शन का हमें पता करना है। तो उसका हम कैसे पता करते हैं बच्चों? उसका हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11 में पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसी तरीके से तो करेंगे। तो देखो यहां पे दोनों का क्या हो रखा है? एडिशन हो रखा है, वेक्टर एडिशन हो रखा है। तो वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं बच्चों? मान लो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर की हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर दो, तो इस तरीके से आपको एफ नेट की डायरेक्शन मिल जाती है। तो जैसे ये F12 फर्स्ट वेक्टर है ना, तो अरे इसे मैंने सेकंड वेक्टर मान लिया। तो आपको क्या करना है, ये जो वेक्टर है इसकी जो हेड है ना, इसकी हेड के साथ इसकी वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देना। तो इसे उठा करके आप यहां रख दो बस। जैसे इस वाले वेक्टर को मैंने यहां प्लेस कर दिया, इस तरीके से प्लेस कर दिया यहां, ठीक है। तो ये F13 वेक्टर को उठा करके मैंने यहां रख दिया। फिर जब मैंने इसकी हेड के साथ इसकी टेल को ज्वाइन कर दिया ना, फिर हमें यहां से क्या करना पड़ता है? इसी की टेल से इसकी हेड की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। यही आपका क्या होता है? एफ नेट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर इस चार्ज पे एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस पे एफ नेट इस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने आपको बताया, जस्ट वेक्टर एडिशन हमने किया। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ भी हम यहां पे यूज कर सकते थे। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो हमें क्या करना था? बस यहां पे एक पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करना था। ऐसे पैरेललोग्राम यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर देना था, इस तरीके से। ये भी मेथड होता है। तो ये एफ नेट आपको पता चल जाती है। समझ रहे हो ना? लेकिन बच्चों हम वेक्टर एडिशन मतलब ये जो हमने वेक्टर सम किया है, वेक्टर सम आप सिर्फ और सिर्फ तब करते हो, एफ नेट अगर आपको निकालना है, वेक्टर सम आप सिर्फ और सिर्फ तब करते हो जब आपका फोर्स जो है ना वेक्टर की फॉर्म में दिया होता है। जब आपका फोर्स जो है वेक्टर की फॉर्म में दिया होता है। देखो बच्चों मैंने इसके ऊपर जो है ना ऐसे ये वेक्टर का साइन बना रखा है, मतलब आप इसे गलती से भी ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरीके से इसे लिखना चाह रहे हो ना, F12 F13 ऐसे अगर आप लिखोगे इसे, तो ये गलत हो जाएगा, ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा लिखने का तरीका नहीं है। वेक्टर सम का मतलब ये जो फोर्स है ये वेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए, वेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए, देन इसका वेक्टर सम कर सकते हैं, तब आपको एफ नेट मिल जाएगा। अब देखो बच्चों बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वेक्टर है क्या चीज। तो बच्चों मान लो जैसे ये फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर को लिखते कैसे हैं भाई? उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें यूनिट वेक्टर भी होता है। जैसे फोर्स वेक्टर मैंने ये 3 i लिख दिया, तो ये 3 क्या है? इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये i क्या? उसका यूनिट वेक्टर है। तो किसी भी फोर्स को अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में बोल रहा हूं कि फोर्स आपका वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। जैसे ये जो वेक्टर है ना, तो ये कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, ये वाला भी कुछ इसी फॉर्म में होना चाहिए। मान लो 7i प्लस 3j, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो अब मान लो जैसे ये F12 है और ये F13 है, तो बस इन दोनों का क्या करो? वेक्टर एडिशन कर दो, तो आपको एफ नेट मिल जाएगा। वो एफ नेट भी आई जे के की ही फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आपके फोर्सेस जो हैं इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दे रखा, तब उनका वेक्टर एडिशन किया जाता है, एफ नेट निकालने के लिए उनका वेक्टर एडिशन किया जाता है। लेकिन अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है तब वेक्टर एडिशन नहीं किया जाता बच्चों, तब दूसरा मेथड लगाया जाता है, तब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थोड़े कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है तब, ठीक है। अब देखो थोड़ा और आगे से समझ लेते हैं। देखो इस F12 को मैं कैलकुलेट करता हूं कि F12 होने कितने वाला है। देखो जैसे कोई भी जो वेक्टर होता है ना, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास यूनिट वेक्टर भी होता है। तो इसका जो इस F12 का अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड लिखूं और यूनिट वेक्टर लिखूं, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? ये जो F12 ये जो फोर्स वेक्टर है, इसका मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिखना है, यूनिट वेक्टर भी लिखना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फोर्स वेक्टर जो है ना, इसका मैं मैग्नीट्यूड यहां पे लिख रहा हूं और फिर यूनिट वेक्टर लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, डिवाइडेड बाय बच्चों यहां का जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा R12 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों ये तो एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया, लेकिन यहां पे भी यूनिट वेक्टर भी मुझे लिखना पड़ेगा, यहां पे एक यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो वेक्टर था ना, जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल से समझाया था आपको कि वो मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट वेक्टर भी होगा i कैप।
तो उस तरीके से जैसे ये 3 है ना, तो इस फॉर्मूले से तो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी तो होना चाहिए। तो देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों ये जो वेक्टर था, अगर मैं यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दूं, मतलब मैंने एक वेक्टर बना दिया, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे और पैरेलल भी होंगे तो उनका बच्चों उनका जो यूनिट वेक्टर होता है सेम होता है। जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो इसके यूनिट वेक्टर को मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं, यहां पे यूज कर सकता हूं। तो चलो मैंने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर को नाम दे दिया R12 यूनिट वेक्टर। तो बस इस यूनिट वेक्टर को यहां पे लिख दो, इस तरीके से लिख दो। तो इस तरीके से ये फोर्स वेक्टर हमें मिल गया, ये फोर्स वेक्टर मिल गया, तो इसे मैं यहां पुट करूंगा, समझ में आ रहा। तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये यूनिट वेक्टर या तो आई कैप हो सकता है, या जो जे कैप हो सकता है, या तो के कैप हो सकता है। समझ रहे हो ना, ये क्लास 11 में नहीं पढ़ा था आपने, आई कैप या जे कैप या के कैप, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही तो होता है। बस यहां पे मैंने आर से उसे रिप्रेजेंट कर रखा है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। उसी तरीके से इस F13 को भी मैं निकाल सकता हूं। इसके लिए भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो F13 है ना, ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय यहां से लेकर के यहाँ ये चार्ज है, यहाँ का डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो ये हो गया R13 का स्क्वायर। और उसी तरीके से इसका यूनिट वेक्टर को भी हमने R13 ऐसे नाम दे दिया। तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा R13। अब हमें क्या करना है, जस्ट ये एफ नेट इनको ऐड कर दो, इनका वेक्टर सम कर दो। तो ये एफ नेट जो वेक्टर है, अब जब मैं इनका वेक्टर सम करूंगा तो ये मैंने जैसे ये F12 की जगह में इसे लिख दिया, F13 की जगह में इसे लिख दिया, बस, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर, फिर प्लस ये F13, तो F13 की वैल्यू ये है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर। और इसे आप चाहो तो और आगे लिखते रह, मॉडिफाई करते रहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर, प्लस Q1 Q3 प्लस अपॉन R13 का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर। और इस तरीके से चलता रहेगा अगर यहाँ पे और भी चार्जेस हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से लिखा जा सकता है, इसे आगे भी लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या समझे बच्चों, कि हम यहाँ पे जब भी हमें मान लो कोई चार्ज दे रखा है, अरे ये कुछ चार्जेस दे रखे हैं, इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा है, इसने इस पे ये फोर्स लगाया, इस चार्ज ने इस पे ये फोर्स लगाया, लेकिन इन फोर्स का अगर वेक्टर फॉर्म दे रखा है, इन फोर्सेस को अगर वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, तो इस पे इस चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा ना, उस नेट फोर्स को निकालने के लिए हम वेक्टर सम करते हैं। अगर ये फोर्सेस वेक्टर की फॉर्म में दे रखे हो तो तभी वेक्टर सम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, अदरवाइज दूसरे मेथड से करते हैं। अब वो दूसरा मेथड क्या होता है, जनरली बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं। मान लो अगर आपको कोई ये फोर्स जो है, ये फोर्स ऐसे दे रखा, 3i कैप दे रखा है, और ये वाला जो फोर्स है कुछ इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको जस्ट इनको ऐड ही तो करना है, बाकी क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको। देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो जनरली आपके जो एग्जाम्स में, बोर्ड्स में जो बनते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। अब देखो बच्चों, इस Q1 चार्ज पे ये भी वही जैसे यहां पे था, वही है बच्चों, वही है। देखो जैसे यहां पे था ना, ये Q1 Q2 Q3 वही है। अब देखो बच्चों, इस Q1 चार्ज पे इस Q2 चार्ज ने क्या किया, फोर्स लगाया F12, और इस Q3 ने इस Q1 पे इधर फोर्स लगाया F13। लेकिन बच्चों यहां पे मैंने ऊपर वेक्टर नहीं बना रखा है, देखो जस्ट इन्हें F13 लिखा हुआ है, यहां पे F12 लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे क्या था बच्चों, यहां पे क्या था, इसके ऊपर वेक्टर का साइन भी था। तो अगर वेक्टर फॉर्म में होगा फोर्स तो हम उसका वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर फॉर्म मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर भी, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर भी। अगर इस तरीके से गिवन है तो हम उसका वेक्टर सम करते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए, टोटल फोर्स निकालने के लिए, किसी भी चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रही है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म नहीं है, अगर वेक्टर फॉर्म नहीं गिवन है, मान लो इस चार्ज पे, इस वाले चार्ज ने इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगाया और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, समझ में आ रहा है ना। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, यहां पे रफ है। मान लो अगर किसी फोर्स को लिखा जा रहा है, उसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन है, तो बच्चों उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट वेक्टर भी होगा ऐसे, ठीक है। ये आई कैप है, इसी तरीके से यूनिट वेक्टर भी होगा। लेकिन अगर कोई फोर्स को ऐसे लिखा हुआ है और उसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, तो इसका मतलब वो उसके सामने जो आप वैल्यू लिखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे। मान लो 10 न्यूटन हमने लिख दिया,
तो यहां पे हमने यूनिट वेक्टर का यूज नहीं करना है। अगर सिर्फ एफ का यूज किया गया है, एफ का मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, लेकिन जब हम वेक्टर का साइन भी लगा देते हैं तो वहां पे मैग्नीट्यूड भी लिखना है, उसका यूनिट वेक्टर भी लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इससे आगे, तो यहां पे जो फोर्स है, फोर्स वेक्टर की फॉर्म में नहीं है, वेक्टर की फॉर्म में नहीं है। अब मुझे ये बताना है, मतलब ये इनके कुछ मैग्नीट्यूड हमारे पास है, जो एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे ये F12 जो है, मान लो ये 3 न्यूटन है, और ये F13 मान लो ये कितना न्यूटन है, इसे मान लेते हैं, चलो 4 न्यूटन मान लेते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज इस पे 3 न्यूटन लगा रहा है, ये चार्ज इस पे 4 न्यूटन लगा रहा है। हमें कह रहा है इस पे नेट फोर्स बताओ। क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं जो ये बता रहा हूं मैं, जो इससे पहले बताया था टॉपिक तो वही है, लेकिन वो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्लास 11th के ही वेक्टर के जो टॉपिक्स हैं उन्हें रिवाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ, वेक्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, इस पे एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड हमारे पास हैं। यहाँ पे ये वेक्टर नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर, हमें नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो बच्चों नेट फोर्स के लिए देखो सीधी सी बात ये है कि इन दोनों, ये जो दो फोर्सेस पे लग रहे हैं ना, इनका एंगल मुझे पता होना चाहिए, थीटा मुझे पता होना चाहिए बस। अगर थीटा आपको पता है, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल भी आपको पता है, तो देन आप नेट फोर्स निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकलता है एफ नेट, मैं कुछ याद दिलाता हूं फॉर्मूला। कुछ ये देखो, आपने क्लास 11 में पैरेलल ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। R इज इक्वल टू क्या होता था आपका, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। कुछ याद आ रहा है? बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मुझे एफ नेट निकालना है, तो मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन, वेक्टर फॉर्म नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका ये F12 का स्क्वायर, F13 का स्क्वायर, 2F12 F13 cos थीटा। जैसे a² b² 2ab cos थीटा है ना, उसी तरीके से F12 का स्क्वायर, F13 का स्क्वायर, 2F12 F13 cos थीटा। यही वाला फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से एफ नेट निकलता है। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे ये 3 है ना, तो F12 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये थीटा। मान लो ये थीटा कितना है, 90 डिग्री। मान लो भाई ये थीटा तो गिवन होना चाहिए ना, तो थीटा मान लो 90 डिग्री है, तो ये cos 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। आई cos 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बस इतना बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, √25 आ गया, तो ये 5 आ गया। तो एफ नेट कितना आया आपका? एफ नेट कितना आया? 5 आया। तो इस तरीके से जो फोर्स बच्चों, जिन फोर्सेस का आपको मैग्नीट्यूड दिया होता है ना, उनका वेक्टर सम नहीं करते। वेक्टर सम हम किनका करते हैं? वेक्टर सम हम उनका करते हैं जहां पे ये जो फोर्सेस हैं ये वेक्टर की फॉर्म में दी होती है, तब हम उनका वेक्टर सम करते हैं। लेकिन अगर फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, मतलब उसे वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो देन आप एफ नेट क्या करोगे? कोई भी दो फोर्स लीजिए और इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए, इस तरीके से एफ नेट निकल जाता है। इस तरीके से एफ नेट निकल जाता है। तो देखो यहां पे हमें ये समझ में आया बच्चों कि कोई भी जैसे चार्ज है, इस पे कोई एक फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर लग रहा है, और यहाँ पे का अगर थीटा एंगल आपको पता है और आपको पता करना है कि इस पे एफ नेट कितनी लग रही है, तो एफ नेट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे बस, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये यूज करोगे। अब देखो बच्चों, ये जो एफ नेट था जो कि हमने 5 निकाल दिया, इस एफ नेट की डायरेक्शन किधर होगी? भाई यहाँ पे जो एफ नेट लगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो देखो बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, और इधर ये एफ नेट होगा, एफ नेट इधर ही होगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो ऐसे ही पता की जाएगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब हम आपको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो क्लास 11 में पढ़े तो हैं आपने ये टॉपिक, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और चीज बताता हूँ, अगर कोई भी चार्ज है और उस पर ऐसे ये दो फोर्स लगी और उनका एंगल आपको पता है, तो आप इस तरीके से एफ नेट निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से एफ नेट निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, और इस चार्ज को बच्चों, इस चार्ज को आपने क्या किया, मान लो एक फोर्स इधर लगी F1 इसमें, और दूसरी फोर्स भी F2 इधर ही लग गई। अब इसका एफ नेट निकालना है, तो इसका एफ नेट कैसे निकालोगे? तो जब भी दो फोर्स जो होती है ना सेम डायरेक्शन में लगती है, तो उसका जो एफ नेट निकालते हैं, इस F1 और प्लस F2 इनके मैग्नीट्यूड को जस्ट ऐड कर दो बस। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो इस तरीके से किया, ये ऐड क्यों किया? तो बच्चों इसी फॉर्मूले को भी अगर आप यूज करोगे ना, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कैसे, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं इसके लिए, देखो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, ये F1 का स्क्वायर
प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और ये कॉस थीटा आएगा। तो ये जो थीटा एंगल होता है ना, ये F1 और F2 में, F1 और F2 में जो एंगल बन रहा है ना, उसे थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉस आएगा, और इन दोनों में जो थीटा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही तो होती है। तो ये 2F1 F2 हो जाएगा। तो फाइनली F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये फाइनली F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो यही तो यहाँ पे बताया था, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो देखो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, ये वाला जो मैंने यहाँ पे यूज किया था डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर किसी भी चार्ज में दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रही है, F1 और F2 ऐसे दो सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो आप उन्हें जस्ट ऐड कर दो। और अगर ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उनका एंगल अगर दे रखा है तो इस तरीके से आप करोगे। और अगर ये कोई चार्ज है, इसमें एक फोर्स इधर लग रही है F1 और एक फोर्स इधर लग रही है F2, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसे कैसे निकालोगे, तो इसका भी मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूं। F नेट इज इक्वल टू, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी यार, एक स्ट्रेट लाइन में लगेगी, मतलब इसी में अपोजिट, तो आप इनका सब्ट्रैक्ट कर देते हो, F1 माइनस F2 कर देते हो इसकी नेट फोर्स निकालने के लिए। अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड दे रखे तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम डायरेक्शन में तो ऐड करोगे, और इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में। देखो ये जो डायरेक्शन है ये ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन है, बस इनका एंगल आपको पता होना चाहिए, तो देन ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए जो मल्टीपल चार्जेस के जो क्वेश्चंस थे ना, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ये फिगर भी हमें गिवन है। ठीक है, देखो 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 8 माइक्रोकुलम। यहाँ पे हमें 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, और उनमें जो चार्ज है ना वो 8 माइक्रोकुलम का चार्ज है, आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 8 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड ऑन 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड। स्क्वायर का साइड कितना दे देगा, 0.4। तो देखो ये एक स्क्वायर दे देगा, इनकी साइड 0.4 ये गिवन है हमें। और यहाँ पे जो है 4 इक्वल पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये चार्ज रखा हुआ है, ये Q3 है, ये Q4 रखा है। ठीक है, तो ये चारों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो मतलब ये Q1, Q2, Q3 और Q4 क्या है, इक्वल चार्ज है। और इनका जो वैल्यू दे रखा 8 माइक्रोकुलम दे रखा, कितना दे रखा, 8 माइक्रोकुलम। तो बच्चों जो 1 माइक्रोकुलम होता है ये किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ कुलम के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको मैंने बता रही ये चीजें। तो अगर मैं इसे कुलम में कन्वर्ट करूंगा तो 8 × 10⁻⁻⁶ कुलम हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है? देखो हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। देखो यहाँ पे कोई सा भी पर्टिकुलर एक चार्ज पकड़ लीजिए, और उस चार्ज पे हमें क्या बताना है, टोटल फोर्स बतानी है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज ना, किसी भी एक चार्ज पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है ये हमें बताना है। तो बच्चों अगर मैं इस चार्ज की बात करूं, इस चार्ज पे एक तो ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है? और ये वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये वाला चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, कुछ यहां पे लगाएगा। ठीक है, बीचों बीच यहां पे लगाएगा, इन दोनों के ऐसे बीचों बीच में लगाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो इन्हें मैं नाम दे देता हूं। मान लो ये F1 फोर्स है, और ये आपकी F2 फोर्स है, और ये आपकी F3 फोर्स है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां पे ये जो F1 फोर्स है और ये जो F3 फोर्स है ना, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मतलब ये जो F1 है ये F3 के ही बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, ये जो F1 है वो इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज लगा रहा है, तो इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, 0.4 है। और ये जो F3 कौन लगा रहा है, इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 0.4 है।
लेकिन ये F2 की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है थोड़ा अलग होगा, ये डायगोनल है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ अलग होगा, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, चलो इसे भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस F1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, F3 को कैलकुलेट कर लेते हैं, F2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। मुझे ये निकालना है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज पे एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, तो इसका नेट फोर्स निकालने में, मतलब टोटल कितनी फोर्स लग रही है ये मुझे कैलकुलेट करना है कि इस Q1 चार्ज पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है। तो यहां पे हम कैसे करेंगे बच्चों, जो मेथड अभी बताए थे बस उसी मेथड से हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस F1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो F1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, F1 इज इक्वल टू ये वाला F1, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q4, Q1 इंटू Q4, क्योंकि F1 ये Q4 ही तो इस पे लगा रहा है, तो Q1 इंटू Q4 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है 0.4, तो ये 0.4 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं F1 कैलकुलेट कर रहा हूं, जो F1 होगा वही F3 भी होगा, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह में लिख सकता हूं मैं 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये Q1 और Q4 की वैल्यू कितनी है, Q1 Q4 कितना है 8 इंटू 10 की पावर -6, तो यहां पे लिख दो 8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6। इतना समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 0.4। ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं यहां से डेसिमल हटा दूं और यहां से डेसिमल हटा दूं तो एक 10 दो 10 ऊपर जाएंगे, मतलब यहां आ जाएगा आपका 10 की पावर 2। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों ये 4 2 ज़ा 8 और ये 4 2 ज़ा 8, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36, बाकी कोई और तो नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है आपका 36 इंटू, अब देखो यहां पे ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 2 है, तो ये 10 की पावर 11 हो जाएगा, ये 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 11, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 10 की पावर -1 आ जाएगा। अब फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3.6 न्यूटन हो जाएगा। तो F1 कितना आ गया 3.6 न्यूटन आ गया, और यहाँ पे F1 और F3 इक्वल है, तो F3 भी कितना आ जाएगा 3.6 न्यूटन ही तो आएगा। ये भी इतना ही आएगा, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस से पता चल रहा है। अब देखो F2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इस F2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, F2 के लिए वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये F2 कौन लगा रहा है इस Q1 चार्ज पे जो है ये Q3 लगा रहा है F2, तो Q1 इंटू Q3 इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन डिवाइडेड बाय, बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर। चलो मैंने इसे A नाम दे दिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया, तो इस AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, इस AB को कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ये AB होगा कितना। तो देखो यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, तो ये आपका क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो बच्चों अगर मैं AB इज इक्वल टू निकालूं, इस AB को निकालूं, तो AB कैसे निकालूंगा मैं, √0.4 का होल स्क्वायर ये वाला प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 0.16 प्लस 0.16, तो फाइनली ये AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.32, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो AB इज इक्वल टू 0.32 हो गया, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.32 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर जो ये वैल्यू है ना इसे यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 Q3 की वैल्यू, Q1 और Q3 कितना 8 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर कितना है, इतना है 0.32, समझ में आ रहा है। अब बच्चों अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो यहां क्या चले जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये 8 4 ज़ा 32 और ये 4 2 ज़ा 8 और ये 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर 2 11 और ये -6 और -6 10 की पावर -6 10 की पावर -6, तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर -1 और ये फाइनली कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा आपका 1.8 न्यूटन। तो हमारा F2 भी निकल गया, F1 भी निकल गया, F3 भी निकल गया। अब कैसे करेंगे बच्चों, बताओ ना अब कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये F1 है और ये F3 है, इन दोनों हमें ये पता करना है कि ये जो चार्ज है ना इस चार्ज पे ये 3 फोर्स लग रही है। अब इन तीनों फोर्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना है कि इसमें रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स कितनी लग रही है, टोटल फोर्स कितनी लग रही है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करो, रिजल्टेंट निकालो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में तो होगा, चलो मैंने उसे F नाम दे दिया।
भाई जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, मतलब एक फोर्स इधर लग रही है इस चार्ज पे, एक फोर्स इधर लग रही है इस चार्ज पे, तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीचों बीच में होगा। क्यों होगा बीचों बीच में? क्योंकि F1 F2 के ही F3 के ही बराबर है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, F1 F3 के बराबर है। तो एक इधर धकेल रहा है, एक इधर धकेल रहा है, तो फाइनली ये इधर मूव करने लगेगा। तो इस F फोर्स की वजह से ये इधर मूव करने लगेगा, और एक F2 फोर्स भी यहां पे लग रही है इस पे, इस चार्ज की वजह से। तो फाइनली जब ये F निकल जाएगा ना, फिर हम ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा टोटल फोर्स निकल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये चार्ज था ना, ये Q1 चार्ज था बच्चों, तो इस Q1 चार्ज में एक तो इधर F3 फोर्स लग रही थी, और एक इधर ये F1 फोर्स लग रही थी, और एक इधर ये F2 फोर्स लग रही थी। ठीक है, इसे ये F2 बोल दिया। ये जो इस पे जो फोर्सेस लग रही थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज में मुझे टोटल फोर्स बतानी है। तो ये जो F2 है और ये जो F3 है, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, जो थीटा एंगल होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जो थीटा एंगल होगा, वो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ना? ये और ये 90 डिग्री तो होगा। तो थीटा मुझे पता चल गया 90 डिग्री। तो इसका जो मैं रिजल्टेंट निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने उस F नेट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो मैंने उसे F नाम दे दिया। F इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 अकॉस थीटा। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों? F2 कितना दे रखा है? F2 है आपका 1.8। रुकिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। यहाँ मैंने F2 लिख दिया, ये F1 है। ठीक है, ये F1 है। देखो ये F1 है, यहाँ पे ये F1 था। ठीक है, तो ये F1 का स्क्वायर और ये F3 का स्क्वायर और ये F1 और F3 का स्क्वायर। तो देखो F1 कितना दे रखा है? ये 3.6 है। F3 भी 3.6 दे रखा है। तो ये 3.6 का होल स्क्वायर, ये भी 3.6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू थीटा कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो ये 3.6 का स्क्वायर प्लस 3.6 का पावर 2, और ये cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो ये फाइनली ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इतना टर्म 0 बन जाएगा। तो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? F इज इक्वल टू ये 3.6 की पावर 2 ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा 2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 3.6 का स्क्वायर है ना, तो ये 3.6 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 1 + 1 रूट के अंदर ये 2 रहेगा। अब इन दोनों का मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइकेशन करके बता रहा हूं आपको कि कितना आ रहा है। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 5.09 न्यूटन। ठीक है, √2 की वैल्यू पुट करना, इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इतना आ जा रहा है। तो देखो ये जो इन दोनों का जो मैंने रिजल्टेंट निकाला वो F है। तो ये जो F1 F3 था, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे। तो जो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बीचों बीच में यहीं कहीं लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, एक F2 तो है ही यहाँ पे, लेकिन इन दोनों की वजह से भी एक रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है, जिसे मैं F बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये F यहाँ पे है। अब मुझे क्या करना है, इसमें टोटल फोर्स बतानी इस चार्ज पे। तो इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? एक F जो इधर लगी प्लस ये जो F2 है। भाई दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने आपको बताया था दोनों फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो उन्हें जस्ट ऐड कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। तो टोटल फोर्सेस ऑन चार्ज, ये जो Q1 चार्जेस पे जो टोटल फोर्स होगी, ये वाला फोर्स 5.09 ये वाला, प्लस F2 कितना है? 1.8। तो ये 1.8। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें ऐड कर दो। 5 + 1 ये कितना हो गया? 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.89 न्यूटन। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी देखो बच्चों, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं, दिखाता हूं आपको।